हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय और ये है आपका क्लास नंबर 13। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3। और दोस्तों, इसके पहले हम लोग अध्याय नंबर 2 और अध्याय नंबर 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री का पोर्शन कवर किया। और आज से आपका शुरू हो जाएगा ज्योग्राफी का पोर्शन अध्याय नंबर 3 से, जिसका नाम है जलवायु एवं मौसम तथा भारत के प्राकृतिक प्रदेश। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे जलवायु के विषय में। और दोस्तों, जलवायु के जो भी तत्व हैं, जलवायु की जो भी विशेषताएं हैं और जलवायु को जो भी प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज जलवायु के अंतर्गत। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जलवायु होती क्या है। दोस्तों, जलवायु जल तथा वायु से मिलकर बना है। यहाँ पर देखिए, जल से वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता का बोध होता है। आर्द्रता का क्या मतलब है कि जो भी वायुमंडल में नमी है उसका बोध होता है, तथा वायु के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित गैसों का बोध होता है। तो जो जल है उससे क्या होती है, जो वायुमंडल में आर्द्रता है, जो नमी है उसका बोध होता है, और जो वायु है उसमें उससे हमारे जो भी वायुमंडल है उसमें जो विभिन्न तरह की गैसें पाई जाती हैं उसका बोध होता है। मानव सभ्यता के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जलवायु ही है। तो किसी भी पर्टिकुलर अगर हम स्थान की बात करें तो वहाँ पर जलवायु का बहुत ही बड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे जो जनसंख्या निवास करती है उसी से प्रभावित होकर के ही करती है। यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि मानव सभ्यता के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। किसी एक निश्चित स्थान पर एक लंबे समय तक मौसम की स्थितियों का सामान्य चित्रण ही उस स्थान की जलवायु कहलाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एक लंबे समय तक पर्टिकुलर एक स्थान पर जिस तरह का मौसम होता है वही क्या कहलाता है, जलवायु कहलाती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जलवायु विस्तृत क्षेत्र में कई वर्षों की लंबी अवधि तक पाई जाने वाली दशाओं का औसत होता है और इसमें प्रतिदिन परिवर्तन नहीं होता। यानी कि जो जलवायु है वो प्रतिदिन परिवर्तित नहीं होती, बल्कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर स्थान पर लंबी अवधि के लिए, लंबे समय के लिए पाई जाने वाली जो औसत दशाएं होती हैं, जो मौसम होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। क्लियर? आशा करती हूँ कि आपको ये अर्थ हम लोगों ने देखा वो क्लियर हुआ होगा। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए डिफिनीशन दिया है कोप एवं दी लॉन्ग के अनुसार। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जलवायु मौसम की दीर्घकालिक अवस्था का संक्षिप्त रूप है। देखिए, एकदम क्लियर और स्पष्ट परिभाषा है। इन्होंने क्या कहा कि जो जलवायु होती है वो मौसम का दीर्घकालिक अवस्था का संक्षिप्त रूप है। यानी कि जो मौसम है, एक ही तरह का मौसम दीर्घकाल यानी कि लंबे समय तक रहे तो वो क्या हो जाता है, जलवायु हो जाता है। क्लियर? अब दोस्तों, हम देख लेते हैं जलवायु के अंतर्गत कौन कौन से तत्व होते हैं। तो दोस्तों, जलवायु के तत्व निम्नलिखित हैं। देखिए, इसमें पहला है तापमान, दूसरा है आर्द्रता, और तीसरा है मेघ, चौथा है वर्षा, पांचवा है वायु वेग, छठा है तूफान और सातवां है कोहरा। तो ये सब जलवायु के तत्व होते हैं। क्लियर? यानी कि एक ही तरह की आर्द्रता, एक ही तरह का तापमान, एक ही तरह का मेघ, एक तरह से हम कह सकते हैं बादल। जैसे हमारे यहाँ देखिए मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों, इसके आगे हम लोग देखेंगे भारतीय जलवायु की विशेषताएं क्या क्या। हम अपने देश के यहाँ की जो जलवायु हमारे यहाँ पाई जाती है उसकी क्या क्या विशेषताएं, क्योंकि ये सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आज हम जलवायु के विषय में शुरू किए हैं, तो जलवायु से संबंधित जो भी पॉइंट है उसको हम ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जलवायु के तत्व के विषय में देखा तापमान, आर्द्रता, मेघ, वर्षा, वायु वेग, तूफान एवं कोहरा। क्लियर? तो आगे हम देखेंगे भारतीय जलवायु की क्या विशेषताएं हैं। यहाँ पे देखिए भारतीय जलवायु की विशेषताएं, जिसमें भारतीय जलवायु एक प्रकार की मानसूनी जलवायु है। जैसे आपको पता होगा कि हमारे देश में मानसून आने का एक समय होता है। जैसे अभी मानसून आ चुका है, अलग अलग स्टेट में कहीं अभी
पीछे है तो कहीं आ चुका है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे देश की जलवायु एक निश्चित समय पर आती है, मानसून जो होता है वो निश्चित समय पर आता है। आगे हम देखें दूसरा पॉइंट, यहाँ पर भारतीय जलवायु में विविधता पाई जाती है। हमारे देश की जो जलवायु है उसमें विविधता पाई जाती है। यहीं हम देखेंगे, अगर हम अपने यूपी की ही बात कर लें तो हमारे गोरखपुर क्षेत्र में बारिश बहुत ज़्यादा होगी, और वहीं अगर मथुरा साइड आप जाइए या फिर उधर आपका हाथरस वगैरह, तो वहाँ आपको बारिश कम मिलेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ की जलवायु है उसमें विविधता पाई जाती है। क्लियर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीसरे नंबर पर यहाँ पर एक ही स्थान पर 2 ऋतुओं में भी तापमान में पर्याप्त अंतर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे देश की जलवायु है उसमें अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु में अंतर पाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें अपने यहाँ की, तो हमारे यहाँ बारिश अधिक होगी, लेकिन अदर स्टेट में अगर हम देखें तो कहीं बारिश कम होगी, इस तरह से। और कहीं पे तो बिल्कुल ठंडक ही, जैसे मुंबई साइड में आप देखेंगे तो वहाँ बिल्कुल ठंडक नहीं होती है, वहाँ के लोगों को स्वेटर नहीं पहनना पड़ता है। तो इस तरह से देखिए, अलग अलग जगहों की अलग अलग जलवायु देखने को, अपने यहाँ ही जलवायु में विविधता देखने को मिलती है। यहीं अगर हम अपने यूपी की बात करें तो यहाँ हमें ठंड नहीं लगेगी, लेकिन अगर हम उत्तराखंड साइड जाएं तो वहाँ ठंड महसूस होगी। तो एक तरह से ये जो हमारे देश में विविधताएं पाई जाती हैं, पहाड़ी इलाका या फिर जहाँ पे समतल इलाका है, तो उसी अकॉर्डिंग ही ठंडी और गर्मी का एहसास होने लगता है हमें। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए नंबर 4 पर है, भारत में 2 स्थानों पर वर्षा की मात्रा में भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है। क्लियर। तो यही थोड़ी दूर पे अगर आप देखेंगे तो बारिश हो रही है, और अगर 8-10 किलोमीटर की रेंज पे आप जाएंगे तो वहाँ बिल्कुल बारिश ही नहीं हुई है। तो ये विविधताएं हमें देखने को मिलती हैं। क्लियर। आगे हम दोस्तों चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपके 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है, किन कारकों की वजह से जो जलवायु है वो प्रभावित होती है। तो दोस्तों इसमें देखिए पहला कारक है अक्षांशीय स्थिति, यानी कि जो लैटिट्यूड कंडीशन होती है वो भी जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जानना होगा कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के विषय में, चूँकि लास्ट टाइम हम लोग 3rd सेमेस्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन जो भी हमारे भाई बहन नए जुड़े हैं उनको अगर नहीं पता होगा तो एक बार समझ लीजिए। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार का क्या मतलब होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका ये है ग्लोब, ये ग्लोब है, और यहाँ पर जो ये बीच की जो रेखा काटती है ग्लोब को वो होती है विषुवत रेखा, और इसी के समांतर जितनी भी रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती है, अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें सूर्य की, तो जो हमारी पृथ्वी है ये अपना चक्कर लगाती रहती है, तो सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायण होता रहता है। तो यहाँ पर देखिए, जब सूर्य इसके बिल्कुल समीप होगा तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी, यानी कि विषुवत रेखा पर, और यहाँ जब यही सूर्य जब इधर आएगा तो यहाँ ज़्यादा गर्मी होगी। लेकिन जब यहाँ पर देखेंगे, यही सूर्य जब इधर आएगा तो यहाँ गर्मी होगी, लेकिन ये पोर्शन जो है, ये बीचों बीच वाला पोर्शन, इसमें हमेशा गर्मी होगी। क्लियर। यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं, धरातल पर ताप का वितरण अक्षांश के अनुसार होता है। पृथ्वी पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा सूर्य की किरणों के कोण पर निर्भर करती है, यानी कि जो सूर्य है वो जिस जिधर होगा, यानी अगर हम देखें सूर्य बीचों बीच है तो सूर्य का जो प्रकाश होगा, सूर्य का जो ताप होगा वो विषुवत रेखा पर सबसे अधिक पड़ेगा, क्योंकि विषुवत रेखा बिल्कुल बीच में होगी। चूँकि दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है, तो जो बीच का पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा हीट होगा। सूर्य के सामने जो बीच का पोर्शन है वो हमेशा हीट रहेगा, लेकिन जो साइड के पोर्शन है वो कभी ज़्यादा हीट रहेंगे तो कभी कम। आप जैसे जैसे जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी के, इस तरह से अगर हम देखें, यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर अगर पृथ्वी है, तो सूर्य के सामने का ये पोर्शन अधिक गर्म होगा। अपेक्षाकृत इस तरह से आप फिगर समझने की कोशिश करिएगा। ये जो सूर्य का प्रकाश है, इस तरह से आप देखेंगे तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो ये जो बीच का पोर्शन है इसमें सूर्य का प्रकाश बराबर मिलेगा। लेकिन ये जो साइड के पोर्शन है, चूँकि सूर्य की जो दूरी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, यहाँ पे आने पे जो हमारी पृथ्वी है गोल है,
तो इस वजह से इस वाले पोर्शन पे जो सूर्य का प्रकाश होगा, यानी ये जो अक्षांश रेखाएं हैं पृथ्वी की, इस पे सूर्य का प्रकाश कम पड़ेगा। क्लियर? तो यही रीजन होता है जो सूर्य की ताप की मात्रा किरणों के अनुसार जो बदलती रहती है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तथा ध्रुवों की ओर किरणें तिरछी पड़ती हैं, अतः इन क्षेत्रों में तापमान अधिक रहते हैं। यानी कि जो विषुवत रेखा है उस पर तापमान अधिक रहता है, ध्रुवों की ओर किरणें तिरछी होती हैं, अतः किरणों को धरातल तक पहुंचने के लिए वायुमंडल के अधिक भाग को पार करना पड़ता है, अतः ध्रुवों की भागों में सूर्यताप कम प्राप्ति के कारण तापमान भी कम रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि जो पृथ्वी है, यहाँ पर अगर पृथ्वी है और यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पर देखिए तिरछी पड़ रही हैं, यहाँ पर तिरछी पड़ रही हैं। तो ये चीज़ें आपको समझना है कि जो सूर्य के सामने होगा, जो भाग पृथ्वी का सूर्य के सामने रहेगा वो हमेशा गर्म रहेगा, लेकिन जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं वहाँ पर आपको सूर्य का जो प्रकाश होगा वो उतना नहीं पड़ेगा जितना कि विषुवत रेखा पर पड़ेगा। क्लियर? आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए नंबर 2 है समुद्र तल से ऊंचाई। किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई जलवायु को प्रभावित करती है। धरातल से अधिक ऊंचे भाग तापमान और वर्षा को प्रभावित करते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वायु हल्की होती जाती है और ऊपरी वायुदाब के कारण नीचे की वायु ऊपर की वायु से अधिक घनी होती है। धरातल के निकट की वायु का ताप ऊपर की वायु के ताप से अधिक रहता है, अतः जो स्थान समुद्र से जितना अधिक ऊंचा होता है उतना ही अधिक ठंडा होगा। यही कारण है कि अधिक ऊंचाई के पर्वतीय भागों में सदा बर्फ जमी रहती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों तीसरा नंबर है पर्वतों की दिशा। पर्वतों की दिशा का हवाओं पर प्रभाव पड़ता है। हिमालय पर्वत शीत ऋतु में मध्य एशिया की ओर से आने वाली शीत हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है, अतः भारत का तापमान शीत में अधिक नहीं गिर पाता है। हिमालय एवं पश्चिमी घाट के कारण भारत आर्द्र जलवायु वाला देश बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो हमारा हिमालय पर्वत है, इसकी वजह से जो भी मध्य एशिया की तरफ से आने वाली शीत हवाएं होती हैं वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो भारत का तापमान है वो शीत में भी यानी कि ठंडक में भी अधिक नहीं गिरता है, और हिमालय एवं पश्चिमी घाट के कारण ही भारत आर्द्र जलवायु वाला देश बना हुआ है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे जो पर्वत हैं उनकी जो दिशा है वो हमारे देश की जलवायु को प्रभावित करती है। क्लियर? आगे चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए नंबर 4 है सागरीय प्रभाव। यहाँ पर देखिए सागरीय धाराएं भी निकटवर्ती स्थानीय भागों को प्रभावित करती हैं। ठंडी धाराओं के निकट क्षेत्र अधिक ठंडे और गर्म जलधारा के निकटवर्ती जो तट होते हैं वो उष्ण होते हैं यानी कि गर्म होते हैं। तो दोस्तों जो सागरीय धाराएं होती हैं यानी कि अगर गर्म जल धाराएं हैं तो जो वहाँ का जो क्षेत्र होगा वो गर्म होगा, उसके निकट का जो क्षेत्र होगा वो गर्म होगा। लेकिन अगर हम वही बात करें ठंडी जलधाराओं की तो उसके निकट के क्षेत्र जो होंगे वो ठंडे होंगे और गर्म जलधारा के निकटवर्ती जो क्षेत्र होंगे वो गर्म होंगे। तो ये जलधाराएं भी जलवायु को परिवर्तित करने में प्रभावित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए दोस्तों नंबर 5 पर है पवनों की दिशा। दोस्तों ठंडे स्थानों की ओर से आने वाली हवाएं तापमान को घटा देती हैं, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर ऐसे स्थान से हवाएं निकल रही हैं चल रही हैं वहाँ से, अगर वो ठंडा प्रदेश है तो वहाँ से निकलने वाली जो हवाएं होंगी वो ठंडी होंगी और जो गर्म प्रदेश से निकलने वाली हवाएं होंगी वो गर्म होंगी, जिसकी वजह से जो तापमान होता है अगर गर्म हवाएं चल रही हैं तो तापमान गर्म होगा, अगर ठंडी हवाएं आ रही हैं तो तापमान ठंडा होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं जलवायु को प्रभावित करती हैं। क्लियर? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा
और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।